के साथ देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि चोलकालीन नटराज की कांस्य प्रतिमा में शिव की कितनी भुजा दर्शाई गई है। तो इसमें आप ऑप्शन देखें, इसका जो सही उत्तर है चतुर्भुज है, मतलब 4 भुजाएं दर्शाई गई हैं। तो थोड़ा सा और बात करें तो शिव के तांडव के 2 स्वरूप हैं। पहला उनके क्रोध का परिचायक है तथा और प्रलयंकारी रौद्र तांडव कहलाता है तथा दूसरा जो है उनका वो आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव है। ठीक है, पहला आपका कौन सा है, रौद्र तांडव, दूसरा आनंद तांडव है। आनंद तांडव में ही वो नटराज के रूप में जो नृत्य करते हैं वो आनंद तांडव से संबंधित है, जिसमें शिव के जो नटराज की मूर्ति है इसमें 4 भुजाओं को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है दूसरा, विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया है। तो यह जो सिद्धांत है यह इन्होंने उपनिषद से लिया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। हीनयान में बुद्ध को देवता माना गया है। दूसरा, अभिधम्म पिटक बुद्ध की धार्मिक शिक्षा का वर्णन है। तीसरा, शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन से संबंधित है। और चौथा, बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता को नहीं मानता। तो इसमें आप देखें तो इसमें हमें बताना सत्य कौन सा है। तो हीनयान में बुद्ध को देवता नहीं माना गया है, ठीक है, उन्हें महान तो माना जाता है परंतु देवता के रूप में जो महायान है उसमें माना गया है। जबकि अभिधम्म पिटक जो है बुद्ध की धार्मिक शिक्षा का वर्णन इसमें नहीं है। इसमें जो सही आपका है वो है शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन से संबंधित है। तो थोड़ा सा व्याख्या थोड़ा देखें तो शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन से संबंधित यह कथन जो है यही सत्य है, क्योंकि शून्यवाद या शून्यता बौद्धों की महायान शाखा माध्यमिक विभाग का दार्शनिक सिद्धांत है, जिसमें संसार को शून्य और उसके सब पदार्थों को सत्ताहीन माना जाता है। जबकि यदि हीनयान की बात करें तो हीनयान संप्रदाय के लोग परिवर्तन अथवा सुधार के विरोधी थे और यह बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों का ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे तथा हीनयान बुद्ध जी की पूजा भगवान के रूप में न करके बुद्ध जी को केवल महापुरुष मानते थे। तथा अभिधम्म पिटक की बात करें, अभिधम्म पिटक बुद्ध की धार्मिक शिक्षाओं का वर्णन है। यह कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्नोत्तर शैली में बौद्ध दर्शन की जानकारी दी गई है। यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। जबकि विनय पिटक में जो है 3 पिटक है ना, विनय पिटक, एक आपका सूत्र पिटक है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जो विनय पिटक जो है ये भिक्षु संघ के प्रतिदिन के जीवन जो दिनचर्या के जो नियम है उनसे संबंधित है। जबकि जो शुद्ध पिटक है ये बौद्ध धर्म के सभी धार्मिक मुख्य सिद्धांत स्पष्ट करके समझाए गए हैं इसमें। तो धार्मिक सिद्धांत किसमें है, आपके जो पहला है शुद्ध पिटक उसमें है। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। तो इसमें आप देखें रंगपुर, लोथल, धौलावीरा ये तीनों के तीनों ही गुजरात में स्थित हैं। तो इसमें रंगपुर जो है गुजरात के काठियावाड़ में शुक भादर नदी के समीप स्थित है। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। वहीं लोथल गुजरात में स्थित है और इसकी खोज सन 1954 में 1954 में हुई थी, जो कि एक बंदरगाह था जिसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है लोथल को। धौलावीरा भारत का एक विशाल ऐतिहासिक नगर है जो कि आपका गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से नास्तिक दर्शन कौन सा है। दर्शन नहीं है, निम्न में नास्तिक दर्शन नहीं है। तो इसमें आप देखें चारवाक, बौद्ध, जैन तीनों के तीनों ही जो हैं ये नास्तिक दर्शन में आते हैं, मतलब इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो भारतीय दर्शन परंपरा में यह माना जाता है जो दर्शन वेदों को नहीं मानते उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है, जैसे कि आजीवक है, जैन दर्शन, चारवाक, बौद्ध दर्शन, ये सब के सब। मौर्य काल में राजस्व विभाग के प्रधान कौन होते थे। तो राजस्व विभाग का जो प्रधान होता था वो समाहर्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समाहर्ता। तो मौर्य काल में प्रशासन मुख्य रूप से राजा में निहित था। प्रशासन के प्रमुख अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका पर उसका नियंत्रण होता था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव योग्यता के आधार पर किया जाता था, जिसमें पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता और युवराज सम्राट की मंत्रिपरिषद के प्रमुख सदस्य थे। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद सदस्यों को तीर्थ कहा गया। क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है, जिसमें सन्निधाता जो यहाँ चर्चा लिखा गया है, सन्निधाता जो थे ये राजकीय कोषाध्यक्ष संबंधित थे। समाहर्ता राजस्व विभाग के प्रधान होते थे। प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला था। राजकीय आज्ञा को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी होता था, मंत्री होता था। आठविक जो वन विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था उसे आठविक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में किसे शिलादित्य भी कहा जाता था। तो हर्ष को जो है शिलादित्य भी कहा जाता था। हर्षवर्धन जो है 590 से लेकर 647 ईस्वी तक ये इनका शासन रहता है। ये प्राचीन भारत में एक राजा थे जिसने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था
और यह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब छोड़ करके शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। इसके साथ ही हर्ष एक विद्वान था जो शिलादित्य के नाम से रचना लिखता था। इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं इसमें 3 महत्वपूर्ण है, नागानंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका। ये संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियां हैं, जबकि चंद्रगुप्त, अशोक ये जो है ये मौर्य शासक रहे और कनिष्क जो है कुषाण राजवंश के शासक थे, मतलब से संबंधित शासक थे। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक हैं वो हैं जयानक हैं। तो पृथ्वीराज विजय एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में कश्मीरी पंडित जयनायक ने की थी। इस ग्रंथ के माध्यम से पृथ्वीराज तृतीय के विषय में जानकारी मिलती है, जबकि कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। तथा एक और पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो में कंफ्यूज मत होइएगा। पृथ्वीराज जो रासो है उसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई है। तो चंद्रवरदाई हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि तथा पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ, मतलब हिंदी पुस्तक या कह सकते हैं हिंदी ग्रंथ की रचना की। जबकि बिल्हड़ के बारे में बात करें तो 11वीं शताब्दी के भारत के प्रसिद्ध कवि थे जिनकी रचना चौर पंचाशिका और विक्रमांक देव चरित प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है किस राजवंश को मोतियों का देश भी कहा जाता था? किस राजवंश को मोतियों का देश भी कहा जाता था? तो पांड्य जो राजवंश था इसे कहा जाता था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पांड्य। इसके बारे में और देखें तो पांड्य राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख पढ़नी की अष्टधाई में मिलता है। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेख, महाभारत एवं रामायण में भी पांड्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज पांड्य राज का उल्लेख माबर नाम से, किस नाम से? माबर नाम से करता है, जो कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मदुरा या मदुरै अपने कीमती मोतियों, उच्च कोटि के वस्त्रों एवं उन्नतशील व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस अभिलेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था? तो इससे पहले एक प्रश्न और छूट रहा है यहाँ पे, 11वां नंबर क्वेश्चन जो है, 11वां जो है, एक सेकेंड, ये 10 भी छूटा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, किस रचना को बौद्ध दर्शन धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? तो जो महाविभाष सूत्र है, महाविभाष सूत्र, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसके बारे में और देखें तो बौद्ध का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। बौद्ध का रामायण जो है वो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है तथा महाविभाषा सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, महाविभाष सूत्र को। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। बुद्ध चरितम जो है संस्कृत का महाकाव्य, इसके रचयिता अश्वघोष थे। इसकी रचना काल 2री शताब्दी है। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। यह महाकाव्य भगवान बुद्ध के संघर्षमय सफल जीवन का उन्नत, उज्ज्वल तथा मूर्त चित्रपट है। तो इसके अलावा बौद्ध दर्शन को दार्शनिक रूप सबसे पहले नागार्जुन ने दिया। अतः इनके द्वारा सभ्य और पठित समाज में बौद्ध धर्म का जितना प्रचार हुआ उतना किसी के द्वारा नहीं हुआ। इनके दर्शन ग्रंथ का नाम था माध्यमिक सूत्र। अगला प्रश्न है सुभद्रांगी किस प्रसिद्ध शासक की माता थी? तो ये अशोक की माता थी। बौद्ध स्रोतों के अनुसार सुभद्रांगी मौर्य सम्राट बिंदुसार की पत्नी थी तथा चक्रवर्ती सम्राट अशोक की मां थी। चंपा नरेश की और इसके साथ ही चंपा नरेश की राजकुमारी थी। इन्हें धर्मा तथा जनपद कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है अशोक ने किस अभिलेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था? तो इन्होंने 14वें अभिलेख में यह कार्य किया था। 14वां अभिलेख धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। 5वां अभिलेख की यदि बात करें तो 5वां अभिलेख अशोक ने लोगों को धम्म में प्रयुक्त करने और धम्म में प्रवृत्त लोगों के कल्याण के लिए शासन के 13वें वर्ष में धम्म महापात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। 6वां जो है सक्रिय प्रशासन एवं सुदृढ़ व्यापार की जानकारी मिलती है इससे। और 13वां जो आपका शिलालेख है इसमें शासन के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व कलिंग विजय की चर्चा की। कलिंग युद्ध जो है अशोक का हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राजाओं का वर्णन, इन सब की जो चर्चा है इस 6वें अभिलेख में मिलती है। अगला प्रश्न शासक जिसने सर्वप्रथम सेना का निर्माण किया था। यहाँ आपके पहले ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन है आपके जरासंध, बिम्बिसार, बृहद्रथ और महापद्मनंद। तो बृहद्रथ जो था ये मगध पर शासन स्थापित करने वाला प्रथम राजा था। बृहद्रथ जो सबसे शक्तिशाली जो मगध था सबसे शक्तिशाली जनपद था उसमें, और जरासंध जो है बृहद्रथ का क्या था? उत्तराधिकारी था। मतलब बृहद्रथ के बाद कौन आता है? जरासंध आता है।
अब अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम किस कला में बनाई गई? तो यह मथुरा कला में सर्वप्रथम बनाई गई थी। भारतीय मूर्ति कला में पहली मथुरा मूर्ति कला और दूसरी गांधार मूर्ति कला है। भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति पत्थर मूर्ति में जो है मथुरा मूर्तिकला शैली में चित्तदार लाल पटुआ पत्थर पर बनाई गई थी। अमरावती की कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है तथा आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित अमरावती जैन मंदिर कला शैली के लिए विख्यात है। अमरावती कला का विकास ऐहोल राजवंश शासक सातवाहन द्वारा किया विकसित शैली है। तो याद रखिएगा, ये आपका जो अमरावली शैली है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह जो शैली है ऐहोल राजवंश शासक सातवाहन के द्वारा विकसित की गई थी। अगला है, गुप्त साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह गरुड़ है और इनकी शाही मुहर पर गरुड़ का चिन्ह अंकित होता है। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। अगला है, नचिकेत तथा यम के मध्य संवाद है। तो ये आपका कठोपनिषद नहीं है, यहाँ कठोपनिषद होना चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कठ उपनिषद या कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है जिसमें नचिकेत तथा यम के मध्य संवाद है। और अन्य जो है उनके बारे में बात करें, छंदोपनिषद। तो छंदोपनिषद प्राचीनतम 10 उपनिषदों में से नवा एवं सबसे बृहत्तर है जो सामवेद से संबंधित है। मुंडकोपनिषद अर्थवेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या का विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित है। तो धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित क्या है? आपका सारनाथ है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को जब आत्मबोध हो गया, इसके पश्चात उन्होंने बनारस के निकट या वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने शिष्यों को धर्म के 8 सूत्र बताए जिन्हें अष्टांगिका कहा गया। बुद्ध के उपदेश देने के इस कार्य को ही धर्मचक्र के आरंभ का अथवा परिवर्तन का सूचक माना गया और इसे एक चक्र में 8 तीलियों के रूप में दर्शाया जाने लगा। उसे धर्मचक्र का नाम दिया गया। जबकि सांची का जो संबंध है ये बौद्ध स्तूप तथा श्रास्ती का बौद्ध व जैन दोनों के तीर्थ स्थान से है। भगवान बुद्ध के जीवन काल में यह कौशल देश की राजधानी थी, श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, अशोक के द्वारा निर्मित शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए तथा इनकी लिपि ब्राह्मी व खरोष्टी है। मध्यकालीन भाषाओं को संयुक्त रूप से प्राकृत भाषा कहा जाता था, जिसमें ये मगधी भाषा अधिकतर शिलालेख की मुख्य भाषा है तथा ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखी गई है। अगला प्रश्न, पहला अंग्रेज जिसने अशोक के शिलालेख का अध्ययन किया था? तो ये थे आपके जेम्स प्रिंसेप। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अध्ययन किया था अशोक के शिलालेख को। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों के पढ़ने में सफलता प्राप्त की। सर अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बात कर लें यदि, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। किसे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला है, भाग और बलि क्या थे? तो भाग और बलि राजस्व के सोर्स थे। तो भाग और बलि राजस्व के कर थे। ऋग्वेद में बलि धार्मिक कर था। ऋग्वेद में बलि जो था धार्मिक कर था जिसका प्रयोग भेंट तथा देवताओं को चढ़ावा के अर्थ में किया गया था। भाग जो होता था यह राजा को भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाले छठे हिस्से को कहा जाता था। भाग नामक कर राज्य की आय का मुख्य साधन था तथा यह जनता से अनिवार्य रूप से लिया जाता था। अगला है, इंडिका किसके द्वारा लिखित है? तो यह जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था। यह यूनानी राजदूत था। संभवतः वह ईसा पूर्व 304 से 299 के बीच किसी समय पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ था और भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है क्या? इसमें से कौन सी पुस्तक संबंधित है? तो राज तरंगणी जो है ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। राज तरंगणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यपमेरु था। हड़प्पन कालीन अस्त्र किस धातु से बने होते थे? हड़प्पन कालीन अस्त्र जो है पत्थर से, तांबे से, कांस्य से, सभी से बनाए जाते थे। ठीक है, तो सिंधवासी तांबा, टीन एवं दोनों धातुओं को मिलाकर
कांस्य धातु का प्रयोग करते हैं, जबकि घरेलू उपकरण के रूप में पत्थर के अवशेष भी मिले हैं। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन किससे किससे संबंधित है? तो सांख्य दर्शन जो है ये कपिल से संबंधित है, इसके प्रवर्तक कपिल हैं। तो भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य भी एक अद्वैत वेदांत से विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है। इसकी स्थापना कपिल मुनि ने की थी। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। यह प्रकृति यानी कि जो कि पंच महाभूतों से बनी होती है, जड़ है, और पुरुष यानी कि जीवात्मा चेतन है। चार्वाक दर्शन एक प्राचीन भारतीय भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। यह मात्र अप्रत्यक्ष को मानता है तथा पारलौकिक सत्ताओं को यह स्वीकार नहीं करता है। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। इसके प्रवर्तक ऋषि अच्छपाद गौतम, जिनका व्यवहार न्याय या जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। नागार्जुन, जो कि बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ये शून्यवाद के प्रतिपादक तथा माध्यमिक मत के पुरस्कार प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन थे शून्यवाद के प्रतिष्ठापक तथा माध्यमिक मत के पुरस्कारक प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। क्या है? राजतरंगिणी है। तो थोड़ा सा राजतरंगिणी के बारे में बात कर लिया जाए। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की, जो एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। इंडिका नामक पुस्तक की बात करें तो यह इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनीज ने लिपिबद्ध किया था तथा अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य चाणक्य, जो कि 4वीं सदी ईसा पूर्व के थे, इनके द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है, जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। पुराण की बात करें तो पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिनमें संसार, ऋषि, राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 18 है। अगला है मिलिंद पन्हो है। मिलिंद पन्हो के बारे में प्रश्न। तो मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप वर्णित है। इस ग्रंथ में महान बौद्ध भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद के अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तथा अंतोगत्वा वह उनके प्रभाव से बौद्ध हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला है कि अशोक किस शासक के समकालीन थे? अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे? तो ये जो है कनिष्क के शासन के समकालीन थे। अश्वघोष बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक था। कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन महाकवि अश्वघोष ने चतुर्थ बौद्ध संगीत की अधिकता की। बुद्धचरित इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। आगे देखें यदि तो इनमें से कौन सा 4 धाम में शामिल नहीं है? तो पुरी शामिल है, द्वारिका शामिल है, मानसरोवर शामिल है, रामेश्वरम। तो मानसरोवर इसमें शामिल नहीं है। पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम शामिल, पर मानसरोवर शामिल नहीं है, अर्थात आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में बात करने से पहले ये थोड़ा सा जो ये 4 धाम इनकी बात कर लेते हैं। तो भारतीय धर्म ग्रंथ में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चर्चा 4 धाम के रूप में की गई है। हिंदू धर्म के संत शंकराचार्य द्वारा नियुक्त 4 मठों के अधीन है। ये जो है 4 मठों के अधीन है। पहला है वेदांत ज्ञान मठ, भारत के दक्षिण में रामेश्वर में स्थित है। गोवर्धन मठ भारत के पूर्वी भाग में उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी में स्थित है। शारदा या कालिका मठ गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है। उत्तरांचल के बद्रीनाथ में स्थित है ज्योतिर्मठ। तो इतनी चीजें इसमें शामिल हैं। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है ये कहाँ हुई थी, ये पूछना चाह रहे हैं। तो कुंडलवन में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत, जिसे अंतिम बौद्ध संगीत माना जाता है, का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल लगभग 120 से 144 ईस्वी में हुई। यह संगीत जो है कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी और इस संगीत के अध्यक्ष वासुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तथा इसी संगीत में जो है बौद्ध धर्म 2 शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, इनमें से किस चोल शासक ने अपने शासनकाल के दौरान मालदीव की विजय की थी? तो आपका सही उत्तर है राज चोल प्रथम। राज चोल प्रथम जो थे, इन्होंने यहाँ पे विजय की थी। तो राज चोल प्रथम दक्षिण भारत के चोलों
दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के महान चोल सम्राट थे, जिन्होंने 985 से 1014 ईस्वी तक राज किया था या शासन किया था। इनके शासन में चोलों ने दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में कलिंग तक साम्राज्य फैलाया। राजराज प्रथम ने या राजराज चोल ने कई नौसैन्य अभियान भी चलाए, जिसके फलस्वरूप मालाबार तट, मालदीव तथा श्रीलंका को पर इन्होंने आधिपत्य जमाया। राजराज चोल ने हिंदुओं के विशालतम मंदिरों में से एक तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। आगे चलते हैं। इनमें से किसने लक्ष्मी देवी की आकृति का अंकन अपने सिक्कों में और अपना नाम, मतलब सिक्कों में लक्ष्मी देवी का अंकन था और अपना नाम भी उकरवाता है, मतलब अंकित करवाता है, तो मोहम्मद गोरी ने हकार किया था। बी वाली ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम स्वर्ण निर्मित सिक्का जारी किया। इन सिक्कों पर एक और स्वयं मोहम्मद बिन सामी देवनागरी लिपि में तथा दूसरी ओर पद्मासन मुद्रा में देवी लक्ष्मी विराजमान है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जोड़ा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देखें, बाज बहादुर मालवा सही, मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह जो हैं, यूसुफ आदिल शाह ये अहमदनगर नहीं होना चाहिए बल्कि बीजापुर होना चाहिए, इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है गलत है। कुली कुतुब शाह गोलकुंडा संबंधित थे। तो मोहम्मद आदिल शाह ये बीजापुर के 7वें शासक थे, जो कि 1627 ईस्वी में शासक बनते हैं। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का सुल्तान उस समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। ये 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम राजवंश के 2 भाई हरिहर और बुक्का के द्वारा की जाती है। ठीक है, और इस समय सल्तनत काल में या कहते हैं दिल्ली में शासन किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का था। अगला प्रश्न है मुगल काल के दौरान काजी उल कुजुत का सही अर्थ क्या होगा। काजी उल कुजुत का सही अर्थ क्या होगा। तो ये सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मुगल बादशाह सभी मुकदमों का निर्णय स्वयं नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने राजधानी में एक मुख्य काजी या जिसे काजी उल कुजत कहते थे नियुक्त किया, जो मुस्लिम कानून के अनुसार न्याय करता था। मुख्य काजी की सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे, जो कानून की व्याख्या करते थे और उसी के आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। जबकि वित्त विभाग का प्रमुख कौन होता था, दीवाने वजारत होता, वित्त विभाग का प्रमुख दीवाने वजारत होता था। और सार्वजनिक नैतिकता का अभिचेतक कौन होता था, ये एक कुल असद्र कहलाता था। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रश्न ऊपर और 35 नंबर है कि इनमें से कौन मुगल बादशाह रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता था। तो मोहम्मद शाह, जिसका पूरा नाम मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते थे, इसको रोशन अख्तर के नाम जानते थे। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का जन्म का जो नाम था वो रोशन अख्तर था। ये 1719 से लेकर 1748 तक मुगल बादशाह था और इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। इसके शासन काल में ही 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली में भयानक लूट फैलाई और दिल्ली में कोहनूर हीरा समेत तख्ते ताउस को लूटकर ले जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इनमें से किस सुल्तान के द्वारा प्रथम बार किसानों पर करारोपण किया गया था। तो यह प्रथम बार करारोपण जो कार्य करता है वो अलाउद्दीन खिलजी करता था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि के माप को आधार बनाया गया। इसके साथ साथ राजस्व की वसूली पर भी खिलजी ने विशेष बल दिया। इसके लिए अलग से कर्मचारियों को नियुक्त किया गया तथा बकाया राशि की वसूली के लिए दीवाने मुस्तराज नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया। नए करों या टैक्सेस का आरोप को लगाया गया, जैसे घरही कर ये आवास कर होता था, चरही कर चारागाह कर होता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रथम भारतीय शासक जिसने हज यात्रा का आयोजन राज्य के खर्चे से किया था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हज यात्रा का आयोजन राज्य के खर्चे से किया गया। फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि अकबर के समय में यह बड़े स्तर पर होता है। मनसबदारी व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो मनसबदारी व्यवस्था जो है ये मंगोलिया से ली गई है। तो मनसबदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी, यह मूल रूप से मंगोलिया की थी। भारत में इसकी शुरुआत अकबर ने की थी और मनसब का अर्थ होता है पद, दर्जा या ओहदा। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने की थी। उसने अपनी सेना को दशमलव के आधार पर संगठित किया था और इसकी सबसे छोटी इकाई में जो है तो 10 सिपाही हुआ करते थे, मतलब 10 सिपाहियों की सबसे छोटी इकाई होती थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस क्षेत्र को पूर्व मध्यकाल में जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। तो बुंदेल खंड को जो है जेजाक भुक्ति के नाम से जानते थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेजाक भुक्ति के राजा या जिजौली
गुप्त काल का एक प्रसिद्ध राज्य था जो यमुना और नर्मदा नदियों के बीच में स्थित था। इसे अब बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। इस पर चंदेल राजाओं का शासन था। यह अब आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? तो धर्मपाल ने, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कराई थी। और यह है कहाँ पे? तो बिहार राज्य के भागलपुर जिले में यह स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? ये इनका जो शासनकाल था धर्मपाल का, ये 775 से लेकर के 800 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इसी समय में ये इसका निर्माण करवाते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो इक्ता प्रथा को समाप्त करने का कार्य जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा 1226 ईस्वी में प्रारंभ की थी। इसका इक्ता का अर्थ होता है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। ठीक है, मतलब आपको नगद में वेतन नहीं मिलता था, उसके बदले में आपको जमीन दी जाती थी जिससे आप टैक्सेस उगा सकते थे। तो इक्ता प्रथा के अंतर्गत सैनिकों या राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन में रुपए पैसों की जगह भूमि दी जाती थी। इक्ता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर से राज्य कर्मचारियों के वेतन के रूप में नगद भुगतान फिर से यह शुरू कर देता है। अगला है कि भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन था? तो यह कार्य जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीतल जो है सल्तनत काल में प्रसिद्ध या प्रचलित चांदी का सिक्का था तथा इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। उसने सल्तनत कालीन दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका जो कि लगभग 175 ग्राम का था, दूसरा तांबे का जीतल चलवाया था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को भी प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा जो है ये चगताई तुर्क भाषा में, चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई बाबरनामा, या जिसे तुजक ए बाबरी नाम से भी जानते हैं, मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी इन्होंने खुद लिखा था। यह इन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। बाबरनामा को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है तथा बाबर ने अपनी जीवनी मातृभाषा चगताई या तुर्की भाषा का पुराना स्वरूप इसमें लिखी थी। बाद में बाबर के पुत्र अकबर ने तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा करवाते हैं। ठीक है, और इसमें अनुवाद कराकर किताब को चित्रों से सजवाते हैं। अकबर ने ईरान के 2 मशहूर कलाकारों मीर सज्जीद अली और अब्द अश शमद को हिंदुस्तान आने का निमंत्रण भेजा। इन दोनों कलाकारों ने स्थानीय कलाकारों या चित्रकारों की मदद से बाबरनामा के अद्भुत चित्र बनवाए। 145 चित्रों वाली बाबरनामा 1598 में 1598 में यह तैयार होता है। बाबरनामा के चित्रों से मुगलकालीन कला की शुरुआती झलक मिलती है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने सिक्कों में कलमा लिखने की प्रथा बंद कर दी थी? तो यह बंद करने का कार्य जो है औरंगजेब के द्वारा कराया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरठ मराठा सेना पद्धति में शाही घुड़सवार सेना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बरगीर का प्रयोग किया गया है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवाजी ने घुड़सवारों के 2 श्रेणियों में बांटा था। घुड़सवारों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। बरगीरियों को घोड़े तथा शस्त्र जो है राज्य की ओर से मिलते हैं, जबकि जो सिलहदार इनको घोड़े और शस्त्रों की स्वयं व्यवस्था करनी पड़ती थी। सेना का नियंत्रण करने के लिए क्रमिक रीत से नायकों, जुमालदारों, हजारियों और पंच हजारियों की नियुक्ति की जाती थी। इन सब के ऊपर एक सरनौबत घुड़सवार होता था तथा समस्त सेना के ऊपर सेनापति होता था। अगला प्रश्न सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 में जहांगीर के दरबार में आता है कौन था? तो सर थॉमस रो थे। सर थॉमस रो आते हैं। तो सन 1601 से 3 तक अंग्रेजों ने दक्षिण एशिया में प्रवेश कर लिया था तथा सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुमात्रा जो इंडोनेशिया वाला इलाका है, इंडोनेशिया का सुमात्रा जो द्वीप है, इसके बैंटम में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। 1608 ईस्वी में हेक्टर जहाज का कमांडर विलियम हॉकिंस जो है व्यापार की अनुमति के लिए मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आता है। तो यदि ऐसे पूछा जाता तो आपका उत्तर क्या होता? विलियम हॉकिंस होता। वैसे ऑप्शन में भी ये नहीं है। इस समय तक ये जो है अनुमति के लिए मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया। इस समय तक यूरोप के अनेक प्रतिद्वंदी पुर्तगालियों का मुगल दरबार में दबदबा कायम हो चुका था। ऐसे में विलियम हॉकिंस को मुगलों के साथ बिना किसी समझौते के वापस लौटना पड़ा।
आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम से मुगल दरबार में व्यापार के लिए एम्बेसडर या राजदूत भेजने की अनुमति प्राप्त कर ली। आखिरकार सर थॉमस रो को ब्रिटिश सम्राट का दूत बनाकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। सर थॉमस रो एक अनुभवी, दृढ़, साहसी और प्रबंधन कौशल से भरा हुआ एक चालाक अंग्रेज था। वह वहां पे अगले 3 सालों तक आगरा में रहता है। इस दौरान उसने अपनी प्रतिभा के बल पर मुगल दरबार से पुर्तगाली प्रभाव को खत्म करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो आप देखें, खुसरो मिर्जा ये जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। जहांगीर किसका पुत्र था? शाहजहां का, और शाहजहां अकबर का पुत्र था। तो जहांगीर का ये सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो मिर्जा। इसने अपने पिता और उस समय के मुगल शासक जहांगीर के खिलाफ 1605 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था और उसने लाहौर के किले की घेरेबंदी करने से पूर्व सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद लिया था, जिससे नाराज होकर के बाद में जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा दिया था। हालांकि खुसरो मिर्जा का जो कह सकते हैं जो विद्रोह था उसे मुगलों के द्वारा दबा दिया जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, जप्ती पद्धति एवं दहसाला पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो यह जो पद्धति है यह राजा टोडरमल के द्वारा प्रारंभ की जाती है। तो अकबर के वित्त मंत्री के रूप में राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने की नई व्यवस्था शुरू की, जो कि जप्ती व्यवस्था या दहसाला व्यवस्था के नाम से जानी गई। इस प्रणाली के अंतर्गत राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नगद के रूप में वसूल किए जाने वाले लगान का करीब 10 वर्षों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया। अकबर के शासनकाल में 1571 से 1580 ईस्वी लगभग 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का औसत निकालकर आईने दहसाला प्रणाली को लागू किया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, राजतरंगी का फारसी में अनुवाद से संबंधित व्यक्ति कौन है? किसने अनुवाद किया था? तो जैनुल आबदीन जो थे ये इसका फारसी में अनुवाद करते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने पूर्व पश्चिम समुद्रेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो यह उपाधि जो है हरिहर प्रथम, सी ऑप्शन आपका सही जगह, हरिहर प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने पूरब पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है पूरब और पश्चिम के समुद्र का स्वामी। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना राजा कुंभा की विजय स्मृति में बनवाया गया। राजा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के स्वरूप इस विजय स्तंभ को या विजय स्मृति को बनवाया था, या विजय स्तंभ को बनवाया था? वो युद्ध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध जो होता है ये 1437 में होता है, 1437 में यह होता है, और यह मेवाड़ के महाराणा कुंभा व मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य में होता है, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय होती है और जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। आगे राजस्थान का कौन सा शासक पितृ हत्या का दोषी था? तो राणा कुंभा, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो राणा कुंभा को इनका जो पूरा नाम था महाराणा कुंभकर्ण था, तो शॉर्ट में राणा कुंभा कहा जाता है, महाराणा कुंभकर्ण। ये महाराणा मोकल के पुत्र थे और इनकी हत्या के बाद गद्दी पर बैठे और महाराणा कुंभा इन्हें चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़गढ़ के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण कराया। 1437 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी उन्होंने उसी साल सारंगपुर के पास बुरी तरह से हराया और इस विजय के स्मारक स्वरूप चित्तौड़गढ़ का विख्यात विजय स्तंभ बनवाया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह बीड़ा वादन के लिए जाना जाता है? औरंगजेब बजाता था। अगला प्रश्न है, जबकि इसके समय में संगीत पर रोक थी और फिर भी यह बीड़ा बजाता था। अगला है, इनमें से कौन सा मुस्लिम विद्वान महमूद गजनी के समय भारत आता है? तो अलबरूनी जो है ये इनके साथ आता है। अलबरूनी के अलावा फिरदौसी, उतबी, फारूकी आदि महमूद गजनी के साथ भारत आते हैं, जबकि अमीर खुसरो बाद के हैं ये 1253, ये यहीं के थे, ये बाहर से नहीं आते हैं। 1253 से 1325। और एल इदरिसी एक प्रमुख अरब भूगोल वेदता था। आगे देखते हैं, वास्तविक रूप से अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो वास्तविक रूप से जो अकबरनामा है ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। कबीर इनमें से किस संत के शिष्य थे? तो ये रामानंद के किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। स्वामी रामानंद को मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। उन्होंने राम भक्त की धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया और वह पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया और उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात का विरोध किया और उन्होंने सभी जातियों के लिए भक्ति के मार्ग का द्वार खोला। उन्होंने अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, नाभादास,
नरहर नंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती जैसे 12 लोगों को अपना शिष्य बनाया, जिन्हें द्वादश महाभागवत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें कि अमोघ वर्ष का संबंध किस राजवंश से रहा है। तो अमोघ वर्ष का संबंध जो है राष्ट्रकूट राजवंश से रहा है। अमोघ वर्ष प्रथम 800 से 878 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। भारत, इनका जो टाइम पीरियड रहता है, जो जीवित रहते हैं, 800 से 878 तक रहते हैं। भारत के राष्ट्रकूट वंश के महानतम शासक थे, वे जैन धर्म के अनुयायी थे। इतिहासकारों ने अमोघ वर्ष की शांति प्रियता एवं उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें सम्राट अशोक सिंह की तुलना करते हैं तथा अमोघ वर्ष के शासनकाल में कई संस्कृत एवं कन्नड़ के विद्वानों को प्रश्रय मिला, जिनमें महान गणतज्ञ महावीराचार्य का नाम प्रमुख है। जैनाचार्य के उपदेश से उसकी प्रवृत्ति, मतलब अमोघ वर्ष की मतलब जैन की तरफ वो प्रवृत्त होता है, जैन धर्म की तरफ। और कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मलिका, जो ये पुस्तकें हैं, ये अमोघ वर्ष के द्वारा रचित हैं। और उसी ने, अमोघ वर्ष ने ही मान्यखेत राजधानी बनाई और अपने अंतिम दिनों में राज्यकार मंत्रियों युवराजों पर छोड़कर वह विरक्त रहने लगा था। अगला है कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित होती है। ओडिशा में अवस्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। या भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है, या भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था, यद्यपि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में बना है। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने इनमें से किस पर बल दिया। तो इन्होंने भक्ति मार्ग पर बल दिया था। अगला है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो 20 अक्टूबर 1469 में। याद रखिएगा, जो गुरु नानक थे ये आपके बाबर के समकालीन थे। तो आप पानीपत का युद्ध याद रखिएगा 1526 में होता है, उसमें बाबर, तो मतलब कि ये उसके समकालीन थे। तो पहले ही 1526 के ही पहले पैदा हुए होंगे, तो 1469। अगला है प्रश्न है कि किस यात्री ने अपने अनुभवों को किताबे रहला में समझाया है, में साझा किया है। तो इब्न बतूता ने यह किया है। इब्न बतूता एक अरब यात्री, विद्वान तथा लेखक था, जो उत्तर अफ्रीका के मोरक्को से भारत आता है। उसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था और भारत के उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करने के बाद सीधे दिल्ली पहुंचा, जहां जो है सल्तनत के शासक मोहम्मद तुगलक ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसे राजधानी का काजी नियुक्त किया। इस पद पर पूरे 7 साल तक यह रहता है और बाद में इसे मोहम्मद तुगलक ने चीन के बादशाह के पास अपना राजदूत बनाकर भेजा है। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही रोचक जानकारियां देता है। अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म होता है। तो यहाँ पर जो है सिखों के जो 10वें गुरु रहे गुरु गोविंद सिंह, इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। तो पटना साहिब या श्री हरमिंदर जी पटना शहर में स्थित एक गुरु सिख आशा जुड़ा एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। उनका बचपन का नाम गोविंद राय था और यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया गुरुद्वारा है, जो स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। अगला प्रश्न है, सामुद्रिक शक्ति किस वंश का विशिष्ट लक्षण है। तो चोलों का विशिष्ट लक्षण रहा है ये। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो लाला लाजपत राय थे। तो 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह शॉर्ट में हम लोग कहते हैं AITUC, में तत्कालीन लगभग 64 श्रमिक संघ शामिल हो गए। NM जोशी, लाला लाजपत राय एवं जोसेफ बेपिस्टा के प्रयत्नों से 1920 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर वामपंथियों का प्रभाव बढ़ने लगा। इसे शॉर्ट में एटक भी कहते हैं। तो एटक के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और यह सम्मेलन 1920 ईस्वी में बंबई में होता है और इसके उपाध्यक्ष कौन थे। जोसेफ बेपिस्टा थे। इसके उपाध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा थे और महामंत्री दीवान चमन लाल थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन जो 1920 में होता है इसका समर्थन नहीं किया था। तो मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना भी ने इसका समर्थन नहीं किया था। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे। कौन थे। CR दास थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मांटेग्यू का जो घोषणा पत्र जारी होता है, तो मांटेग्यू के 20 अगस्त 1947 घोषणा पत्र में क्या अंतर्विष्ट था, कि मतलब क्या क्या शामिल थे। तो पहला, प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की बढ़कर भागीदारी, सही है। स्वशासी संस्थाओं का कर्मी विभाग, ये भी सही है। ब्रिटिश साम्राज्य का स्वतंत्र उत्तरदायी सरकार का गठन, ये नहीं सही है, गलत है। इस नीति का उत्तरोत्तर चरणों में विकास प्राप्त करना, ये सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है। तो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीसरा सही नहीं है।
इसके बाद थोड़ी सी और बात करें तो मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हुई थी। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, न स्वतंत्र। तो यहाँ पे उत्तरदायी शासन की स्थापना, ना कि स्वतंत्र उत्तरदायी सरकार के गठन की बात की गई है। ठीक है, उत्तरदायी की बात की गई, स्वतंत्र सरकार की बात नहीं कही गई है। अगला है, निम्न में से कौन बंबई की त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात रहे हैं? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंगी, ये तीनों लोग बंबई की त्रिमूर्ति के नाम से फेमस रहे हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन था। 1905 में जब बंगाल विभाजन होता था तो 1905 में लॉर्ड कर्जन था, जबकि बंगाल जो है इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर था। बंगाल विभाजन को इतिहास में बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। बंगाल प्रेसिडेंसी तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों में सबसे बड़ी थी। इसमें पश्चिम और पूर्वी बंगाल सहित बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, और असम जो है ये बंगाल से 1874 में ही अलग हो चुका था। अगला प्रश्न, तिनकटिया पद्धति का संबंध किस आंदोलन से है? तो तिनकटिया पद्धति का संबंध चंपारण से, जो कि 1917 में यह आंदोलन होता है, इससे संबंधित। अगला है, तिलक ने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की थी? तो 1895 में, जबकि गणेश महोत्सव की शुरुआत 1893 में करते हैं। अगला है, समानांतर सरकार की स्थापना बलिया और सतारा में की गई थी। इसमें से बलिया में किसने नेतृत्व किया था? तो चित्तू पांडे ने किया था। अगला है, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में होती है। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला थे तथा सचिव उसके कौन थे? अमृतलाल विठल दास ठक्कर हुए थे। अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बंबई में किसने स्थापित की थी? तो योगेश चटर्जी के द्वारा यहां पर स्थापित की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो यह काकोरी कांड जो है 1925 में हुआ था। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के द्वारा हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लेने की ऐतिहासिक घटना थी, जो कि 1925 को घटती है। राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेज सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी, और इस योजना अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लहड़ी काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोकते हैं, और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की सहायता से समूची लौहपत गामनी ट्रेन को प्रधावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया गया था। बाद में अंग्रेजी सत्ता उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने व यात्रियों की हत्या करने का प्रकरण चलाया गया, जिसमें राजेंद्र नाथ लहड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड अर्थात फांसी की सजा सुनाई गई। इस प्रकरण में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर के अधिकतम काला पानी अर्थात आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया था। अगला प्रश्न, न्यू इंडिया यह पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो एनी बेसेंट के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। अगला है, बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो बारिंद कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। इसका उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता व प्रख्यात बंगाल उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। सतीश चंद्र बसु ने 24 मार्च 1902 को अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, जबकि बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंद घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। आगे देखते हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद के भाई थे। अगला है, पहली क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो पहली क्रांतिकारी संस्था जो थी वो अनुशीलन समिति थी। अगला है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुई थी। ठीक है, और कब होती है? 1904 में। किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। अगला है, हंटर आयोग, जिसमें 3 भारतीय सदस्य थे, इनमें से कौन नहीं था? तो चिमनलाल सीतलवाड़ शामिल थे, सुल्तान अहमद शामिल थे, जगत नारायण शामिल थे, परंतु तैयब जी नहीं शामिल थे इसमें। अगला है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। अगला है, बेबल योजना तथा शिमला सम्मेलन कब होता है? तो 1945 में होता है। कब होता है? 1945। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इसी के बाद थोड़ा सा शिमला आंदोलन, ये जो बेबल योजना है इसको थोड़ा सा देखें तो बेबल प्रस्ताव पर विचार विमर्श से शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 21
21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह से है? तो यह जो कथन है ये गोपाल कृष्ण गोखले का है। अगला है, गदर पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। और इसकी स्थापना कब होती है? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में होती है। किस लिए? अंग्रेज साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से। और इसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसके अतिरिक्त केसर सिंह थतगढ़ उपाध्यक्ष थे, लाला हरदयाल महामंत्री थे, लाला ठाकुरदास धुरी संयुक्त सचिव थे और पंडित कांसीराम मदरौली कोषाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि कदम से कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया, प्रसिद्ध देशभक्ति गीत के रचनाकार कौन रहे हैं? तो ये राम सिंह ठाकुर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाया जा सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित आजाद हिंद फौज का तेज कदम ताल गीत था। इसके बोल सन 1942 में कप्तान राम सिंह ने लिखे थे। अगला प्रश्न है, कैप्टन पैराडाइज किस यूरोपीय कंपनी से संबंधित है? तो यह फ्रांसीसी कंपनी संबंधित रहा। अगला है, प्लासी का युद्ध कब होता है? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर होता है। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को यहाँ पर पराजित किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। तो 91 क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को वाणिज्यिक कार्यों से कब वंचित कर दिया गया था? मतलब जो इसका एक तरह एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था। वंचित नहीं किया गया था बल्कि इसके एकाधिकार को समाप्त किया गया था। तो 1813 में किया गया था। ठीक, 1813 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वाणिज्यिक कार्यों के एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था जब 1813 में, जबकि 1858 में राजनीतिक कार्यों से इसको वंचित किया गया था, जब रानी के क्राउन के अंतर्गत इसको लाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला 1857 की क्रांति में इटली का गेरिबॉल्डी की उपमा किसे दी जाती है? तो यह उपमा जो है तत्या टोपे को दी जाती है। किसको? तत्या टोपे को दी जाती है। अगला है, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम को माना जाता है? तो 1852 भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव 1852 अधिनियम के माध्यम से के जरिए माना जाता है। अगला है, किस योजना को बालकन प्लान भी कहा जाता है? तो जो 3 जून की योजना थी, 3 जून की जो योजना थी इसे ही कहा जाता है। तो 3 जून की योजना को के बारे में और देखें तो डिकी बर्ड प्लान या लॉर्ड माउंटबेटन का उपनाम जो था डिकी बर्ड, उसी के नाम पे यह प्लान बनाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भारत को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की व्यवस्था थी। इसे बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारत और पाकिस्तान को 2 पृथक राष्ट्रों के रूप में विभाजित किया गया। अगला है, द्वितीय गोलमेज का आयोजन कब होता है? तो 1931 में। पहला 1930 में होता है, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में होता है। और कांग्रेस जो है केवल दूसरे वाले में ही शामिल हुई थी। और कांग्रेस शामिल कौन हुए थे? तो महात्मा गांधी हुए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू होता है, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। यह सम्मेलन लंदन में था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद करना असफल रहा। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सुभाष चंद्र बोस। अगला है, 2 सूचियां हमें मिलाना है। तो इसमें आप देखें, न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल हैं, वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं और मीमांसा के जैमिनी है। तो इस प्रकार से आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय वस्तु पर आधारित होती है? राजनीतिक नीतियों पर आधारित है। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। गीता रास किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो इस पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडला जेल, जो कि बर्मा में वर्तमान का जो म्यांमार है, यहाँ पर 1910 में लिखी थी और इसकी भाषा क्या है? मराठी थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने पूरे 100 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।